गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकेंड यूनिट। देखिए बेटा, सेकेंड यूनिट का जो नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं देखना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द 21st सेंचुरी इंक्लूडिंग यूज द ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए 21वीं सदी में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, चुनाव में जो सुधार किए गए हैं, उनकी चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स का यूज़ करते थे। फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हुआ, उसमें बैलेट बॉक्स का यूज़ किया गया था। और अभी हाल ही में 2019 में जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, पूरे देश में आप कह सकते हैं ईवीएम का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो किस प्रकार के सुधार किए गए, एक तो देखिए ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसके साथ साथ आप बताएंगे वीवीपीएटी। आप ये कह सकते हैं वोटर वेरीफेबल पेपर अडल्ट टाइल। आप ये कह सकते हैं इस पेपर के थ्रू ये वेरीफाई होता है कि भाई वोट कहाँ डला है, यानी कि अब ऑथेंटिसिटी बन रही है। साथ ही साथ आप बताएंगे नोटा का भी यूज कर सकते हैं। नोटा का मतलब ये है नन ऑफ द अबव, हमने किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कैंडिडेट हैं और वोटर चाहता है कि इनमें से कोई भी मेरी पसंद का कैंडिडेट नहीं है, तो वो कौन सा बटन दबा सकता है, नोटा का। इसके साथ ही साथ आप देखिए और भी चीज़ें बताई गई हैं इस यूनिट में। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्जिट पोल के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ सेलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन पे जो खर्चा किया जाता है, पार्टिकुलर मैं बताऊंगा कि लोकसभा के लिए ये देखिए 50 से 70 लाख, यानी कह सकते हैं कि 50 से 70 लाख का खर्च दिखा रखा है यहाँ पर। और वहीं कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबलीज में, यानी कह सकते हैं लेजिस्लेचर असेंबली में 20 से 28 लाख, यानी कि ये एक्सपेंडिचर दिखा रखे हैं पर कैंडिडेट। देखिए हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, इस प्रकार का ही खर्चा दिखा रखे, यानी कि लोकसभा के लिए 50 से 70 लाख और विधानसभाओं के लिए 20 से 28 लाख का। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि जो इलेक्शन से रिलेटेड जो दूसरे फैक्टर हैं, उनको भी यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही आप बताएंगे इस यूनिट में इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये भी बताया गया है कि किस प्रकार की पार्टियां फंडिंग करती हैं, फंड लेती हैं, और किस प्रकार से वोटर अपने वोटिंग बिहेवियर का प्रयोग करते हैं। आजकल वोटर क्या देखकर वोट डालता है, कास्ट, क्लास, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वोटिंग बिहेवियर की भी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, कौन सी यूनिट है, सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन चैप्टर से संबंधित है कुछ मेन फैक्टर्स देखिए। सबसे पहले देखिए, द मॉडर्न पीरियड इज considered as the age of democracy where participation of people is ensured that every level of government। आप ये देखिए कि यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बातें बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग हिस्सेदारी निभाते हैं और किस लेवल पर गवर्नमेंट को मनाते हैं। देखिए ये एक डेफिनेशन बताई गई है अब्राहम लिंकन की, और इसके अकॉर्डिंग देखना, इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, ये यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं बेटा, और इन्होंने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है। क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। किनकी गवर्नमेंट है, लोगों की, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। यानी कि लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि जो लोकतंत्र है वो जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। इसकी भी चर्चा की जाएगी इसमें। इसके बाद देखिए, डेमोक्रेसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 2 टाइप की डेमोक्रेसी है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें देखिए, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय की बात बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज prominent due to small size of kingdoms, but now the states are vast along with higher population। देखिए एंशिएंट टाइम में डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा, एथेंस और स्पार्टा के टाइम में बहुत छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे,
उस समय तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वाइड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए इसमें, in indirect democracy the people do not participate directly but they participate indirectly through their elected representatives who act the accordance with the wish of the people। ये देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेट करते हो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की तरफ से क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो आज के बड़े बड़े जो देश है, बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद आप बता सकते हैं इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, यानी इंडियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। एक्सपेंसिस सम यूनिक फीचर्स ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मत अधिकार, कह सकते हैं कि सभी को एज के आधार पर वोट डालने का राइट दिया गया है। और पहले हमारे यहाँ 21 ईयर थी और आजकल क्या है? 18 ईयर है ये। इसके बाद देखिए ज्वाइंट इलेक्टोरल, यानी कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके बाद बताए रहे हैं। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस का क्या है? कॉम्बिनेशन है, हमारे यहाँ दोनों का समन्वय है। साथ ही साथ आप बताएंगे सीक्रेट बैलेट सिस्टम, यहाँ पर हमारे यहाँ गुप्त मतदान होता है, कह सकते हैं कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, किसी को पता नहीं चलता कि वोट किसका डाला है। साथ ही साथ आप बताएंगे इलेक्शन पिटिशंस, आप कह सकते हैं इलेक्शन से संबंधित जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आप बताएंगे इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा। उसके बाद आप बताएंगे जो अडल्ट फ्रेंचाइज की बात चल रही थी, वो देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग एज डिसाइड की गई है। देखिए द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वी मीन एवरी पर्सन अबाउ द एज ऑफ द मेच्योरिटी 18 ईयर्स एंड अबाउ, जिस कैंडिडेट की, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, इज entitled to enjoy the right to vote in elections representative of caste, creed, color, race, language और religious बेस पर। आप ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति इंजॉय करता है, किसका इंजॉय करता है? वोट डालने का। आप ये कह सकते हैं रिकग्निशन है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति वो डालता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट, क्लास, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजियस, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं है, सभी क्या हैं? सभी बराबर हैं, एक आधार पर वोट डालने का राइट दिया है। बस क्या रखा है? मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, और भारत में वर्तमान समय में न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। इसके बाद देखना नेक्स्ट पॉइंट, द एज ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी इज फिक्स्ड बाय द स्टेट, ये राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे यहाँ 21 ईयर थी, एट प्रेजेंट क्या है? 18 ईयर। इन इंडिया, भारत में, इंडिया, इंग्लैंड एंड रसिया इट इज 18 ईयर्स। देखिए ये भारत, इंग्लैंड और रसिया में कितनी है? 18 वर्ष है। स्विट्जरलैंड 20 ईयर्स एंड इन अमेरिका 21 ईयर्स एंड नॉर्वे इट इज 23 ईयर्स। ये देखिए डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ये डिसाइड करती हैं कि मिनिमम वोट डालने की एज क्या की जाए। तो इंडिया में आप कह सकते हैं 18 ईयर है, स्विट्जरलैंड में आप कह सकते हैं 20 ईयर है, अमेरिका में 21 है और नॉर्वे में क्या है? 23 ईयर है। तो इस प्रकार से ये मिनिमम एज डिसाइड की गई है। पॉइंट 8, अडल्ट फ्रेंचाइज हैज मेनी मेरिट्स। देखिए इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी इसकी मेरिट्स हैं। इट प्रोवाइड पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एज वेल एज क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द पीपल्स। ये देखिए ये हर एक को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देती है, राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण, और साथ ही साथ आप ये बताएंगे हर व्यक्ति को ये सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। आप कह सकते हैं हर व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ मैं इस देश का सिटीजन हूँ, मेरे को राइट टू वोट मिला हुआ है और
मैं इस देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, क्योंकि सबके वोट की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक ही है। चाहे एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, हर कैंडिडेट को, हर सिटीजन को, हर नागरिक को एक ही वोट डालने का राइट दिया गया है। इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नेंस। हर व्यक्ति गवर्नमेंट बनाने में अपना योगदान देता है, यानी कि अपना राइट टू वोट का यूज करता है। इसके बाद आप देखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट अवर इलेक्शन कमीशन आल्सो टू परफॉर्म इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज। हमारे यहाँ इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, हर एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, और वही क्या देता है, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देता है। ये नेशनल लेवल की पार्टी है, ये रीजनल लेवल की पार्टी है, इसका इलेक्शन सिंबल क्या है, हर चीज कॉन्स्टिट्यूंसीज डिक्लेयर करता है कि ऑल इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितनी लोकसभा सीटें हैं, और साथ ही साथ आप ये बताएंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड जो कंट्रोलिंग पावर है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही इलेक्शन से रिलेटेड सारी अनाउंसमेंट करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, डेट डिसाइड करना, इलेक्शन को ऑब्जर्व करना। तो इलेक्शन कमीशन का रोल है डियर स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी बहुत सारी ड्यूटी है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता है, और जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहले देखिए, द यूज ऑफ मनी एंड यूज ऑफ पावर बाय कैंडिडेट्स हैज बिकम डोमिनेंट। ये देखिए, कुछ मसल्स पावर, मनी पावर का यूज करते हैं, तो उन कैंडिडेट के ऊपर भी कंट्रोल करना, उनको ऑब्जर्व करना कि कहीं कोई मनी पावर का तो यूज नहीं कर रहा है, कहीं कोई धन शक्ति का तो प्रयोग नहीं कर रहा है, कहीं कोई कैंडिडेट पावर का तो यूज नहीं कर रहा, अपनी शक्ति का तो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन फ्री और फेयर करवाना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके साथ ही साथ आप एक और भी बता सकते हैं ड्रॉबैक्स क्या रही है, इन एक्चुअल वोटर्स डज नॉट क्रिएट मच इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस। देखिए, वोटर्स हैं, बहुत सारे वोटर हैं, वो वोट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उसका एक रीजन है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये करप्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो डेडिकेटेड कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कुछ वोटर इंटरेस्ट कम लेते हैं। हालांकि जो डेवलप कंट्री हैं उनसे हमारे यहाँ वोट परसेंटेज बहुत बेटर है, हमारे यहाँ 60, 65, 70 के आसपास तक वोट परसेंटेज रहती है बहुत बेटर, लेकिन सभी पार्टिसिपेट नहीं करते। ये भी एक थोड़ी सी ड्रॉबैक बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स एंड फैसिलिटीज। देखिए, जो पब्लिक फंड है और जो फैसिलिटी है उसका भी मिस यूज करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करती हैं, तो ये भी क्या है, इसके के ड्रॉबैक है। साथ ही साथ आप बताएंगे, इवन द कैंडिडेट्स लेस देन मेजोरिटी ऑफ वोट्स बिकम विक्ट्रीज। देखिए, ये एक आप सिस्टम समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ दो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड पीआर सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। सपोज करो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कैंडिडेट हैं, पांचों में वोट हो गए डिवाइड, तो जो सबसे मैक्सिमम वोट लेगा वही होगा, चाहे वो 20% हो, 10% हो, 15% हो, यानी कि यूं नहीं कह सकते कि मोर देन 50%। बस एक कंडीशन है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि जो सबसे अधिक वोट लेगा वही जीतेगा, और ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की क्या है डियर स्टूडेंट से वीकनेस है। वैसे जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके मिनिमम वोट परसेंटेज क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, इसलिए ये ड्रॉबैक है। साथ ही साथ आप बताएंगे, कुछ सजेशन दिए गए हैं कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू कंट्रोल मनी एंड मसल्स पावर, कि मनी पावर और मसल्स पावर के ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए, यूपी बिहार में मनी पावर, मसल्स पावर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करने के एफर्ट्स कर रहा है। हालांकि 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन ये रिफॉर्म्स करने की, सुधार करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन शुड बी इनकरेज्ड, कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागिता है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। शुड का प्रयोग किया है कि ये नैतिक बेस पर हमारी ड्यूटी बनती है कि महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए।
इसके अलावा आप बता सकते हैं द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी प्रोहिबिटेड। आप यूँ कह सकते हैं जिस कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है, सपोज करो कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और उसके कोई मर्डर केस है या बहुत ही क्रिमिनल केस है या करप्शन का केस है, तो उन कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। तब हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो राजनीति है, वो आप कह सकते हैं क्राइम से बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। यानी कि हमारी राजनीति आप कह सकते हैं कि एक उच्च क्वालिटी की हो जाएगी। इसके साथ आप बता सकते हैं लास्ट में कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग, कि चुनाव प्रचार के दौरान द कैंडिडेट शुड नॉट यूज वर्ड रिलेटेड टू एनी कास्ट, कि इलेक्शन के दौरान कोई भी कैंडिडेट है ऐसा कोई शब्द यूज ना करे, कोई ऐसा वर्ड यूज ना करे जो किससे रिलेटेड हो, कास्ट, जाति, रिलीजन, धर्म एंड लैंग्वेज और भाषा से। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रूल रेगुलेशन जारी किए जाते हैं कि कोई कास्ट, क्लास और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेस पर इस प्रकार का कंपेनियन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट, क्लास और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसके ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जाति सूचक कोई भी वर्ड यूज ना किया जाए, धर्म के आधार पर वोट बैंक ना बनाया जाए, लिंग्विस्टिक बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जैसे साउथ में हिंदी का अपोज करते हैं। हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रिलीजियस बेस पर वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसे जो कैंडिडेट है जो कास्ट के नाम पर वोट मांगते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा थोड़ा सा सुधर सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जो सबसे अधिक वोट लेगा इलेक्शन में उसी की जीत होगी, चाहे वोट हो 1 या 1000 या 10,000 ज़्यादा हो, लेकिन वोट क्या होने चाहिए, ज़्यादा, वही जीत जाएगा। तो ये नेशनल लेवल पर यही सिस्टम है, और आप कह सकते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, पीआर सिस्टम से। पीआर सिस्टम में एक कंडीशन है कि मिनिमम कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट होने चाहिए, 50% वोट होने चाहिए। और ये मैं बता दूं, पीआर सिस्टम हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो हर एक इलेक्शन में यूज किया जाता है, चाहे वो एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, कहीं भी इलेक्शन हो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। लेकिन पीआर सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद आप बताएंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप यूँ कह सकते हैं इसमें एक मेच्योरिटी की एज डिसाइड की गई है, और वो मिनिमम एज इंडिया में क्या है, 21 ईयर। आप यूँ कह सकते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कास्ट बेस, क्लास बेस, रिलीजियस बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। राइट टू वोट क्या दिया गया है, इक्वलिटी बेस पर। और लास्ट में चलते चलते आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और वही अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, उसको रिपीट करें, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कि जो सरकार है वो जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। आप कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें सबसे ऊपर स्थान किसका है, वो लोगों का है, वो पब्लिक का है, वो आम जनता का है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, इसकी विस्तार से एक एक क्वेश्चन करके डियर स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन दिया है, इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और चेक करें। थैंक यू।